पीरियोडिक टेबल में जब हम एटम्स के साइज़ का ट्रेंड चेक करते हैं तो उस टाइम देखा जाता है कि अगर हम अलोंग द पीरियड देखते हैं तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है, और जैसे हम ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो आपका जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है। तो आप कह सकते हो कि एटॉमिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। जब हम इस रेडियस के ट्रेंड को स्टडी कर रहे होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो हमें एक इफेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है जो हमें एक्सप्लेन करके बताता है कि भाई डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज क्यों करता है। तो वो इफेक्ट कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को एक और नाम से जाना जाता है जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास ईच पीरियड में एक न्यू शेल ऐड हो जाता है। ठीक है, न्यू शेल क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो आपका जब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस होता क्या है, तो एटॉमिक रेडियस होता है न्यूक्लियस से आउटर वैलेंस शेल जो होता है उसके बीच का डिस्टेंस कहलाता है एटॉमिक रेडियस। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपका वैलेंस जो शेल होता है वो चेंज होता रहता है, लेकिन अलोंग द पीरियड आपका वैलेंस शेल सेम रहता है। तो दो रीजंस हैं जो हमें बताते हैं कि डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज हो रहा है साइज। पहला एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, और दूसरा रीजन जो आपको समझाता है वो है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट को समझने के लिए हमें सामने होना चाहिए एक चार्ट। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर ड्रा करके रखा हुआ है एटम का मॉडल या फिर चार्ट। उसके बाद हम लेंगे एग्जांपल किसी एलिमेंट की विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम की। ठीक, उस कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे जो कि है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, ठीक है, आप जानते हो कि 3 में s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है, उसके बाद आपका फोर्थ शेल आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, 3s फिल करते हैं, 3p फिल करते हैं, 3d को ऐसे ही छोड़ते हैं एंड p 4s को फिल करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका जो 3d है वो एम्प्टी रहता है और हमारा जो वैलेंस शेल है वो फोर्थ बन जाता है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन आपके 4s सब शेल में होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स फील करेंगे आपके पास दो टाइप की फोर्सेस, एक न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्टिव फोर्सेस, और बाकी इसके इनर साइड जितनी भी शेल्स है यानी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, उनकी तरफ से करेंगे ये फील रिपल्सिव फोर्सेस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दोज शेल्स। ठीक है, तो इस टाइम पे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट नहीं होता है, डोमिनेंट होता है रिपल्सिव फोर्स। यानी इनर जो जितने भी शेल्स हैं वो एक शील्ड की तरह एक्ट कर रहे हैं और उस फोर्थ शेल के सब शेल को यानी फोर्थ शेल को क्या कर रहे हैं, कंट्रैक्ट होने में रोक रहे हैं। यानी फोर्थ शेल ने जो अट्रैक्टिव फोर्स फील करनी चाहिए थी कंट्रैक्शन करने के लिए वो फील नहीं हो रही है, उस कंट्रैक्टिव फोर्स में अट्रैक्टिव फोर्स में डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, तो ये जो डिक्रीज होता है आपके अट्रैक्टिव फोर्स में बिकॉज ऑफ दैट शील्ड, इस इफेक्ट को कहते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ये जो इनर शील्ड है ये एक स्क्रीन की तरह भी काम कर रही होती है, यानी अंदर से बाहर की तरफ जो न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स हो रही थी जिसकी वजह से कंट्रैक्शन हो रहा था, उस फोर्स को स्क्रीन क्या कर रही है, रोक रही है ताकि वो फोर्थ शेल तक पहुँचे। ठीक है, जिसकी वजह से इस शील्डिंग इफेक्ट को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना, यहाँ पे ये किस अमाउंट से लग रहा है, कितना ज़्यादा ज़्यादा फील हो रहा है, कितना कम फील हो रहा है, इसको जानने के लिए हमारे पास दिया होता है एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या फिर उसको जानते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट के नाम से। इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिनको कलेक्टिवली हम जानते हैं स्लेटर्स रूल के नाम से। स्लेटर्स रूल के नाम से स्लेटर्स रूल जो है ये साइंटिस्ट स्लेटर्स ने बताया था, इसलिए उसको याद रखने के लिए हमने पूरे रूल्स को एक नाम दिया स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल के लिए हमें क्या करना होता है कि हम जिस भी एलिमेंट का शील्डिंग कांस्टेंट पता करना चाहते हैं उसके हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं कुछ सेट्स में, जो कि आपको यहाँ पर सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी। हम एस और पी को साथ में ग्रुप अप करते हैं और डी और एफ को साथ में ग्रुप अप करते हैं। अगर जैसे कि आपके पास थर्ड शेल में सिर्फ एस पी डी है तो एस पी तो ग्रुपिंग करेगा, डी अकेला रहेगा तो आप उसको अकेले रख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है आपके पास फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जांपल आपके पास 4s में इलेक्ट्रॉन लास्टली फील्ड है, तो उसके बाद क्या होगा कि आप 4s के बाद 3d में फिलिंग करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन जो 4s होगा उस पे 3d का कोई भी स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए आप लिख सकते हो कि ns और np पे उसके राइट हैंड साइड जितने भी सब शेल्स की फिलिंग होती है उनका ज़ीरो कंट्रीब्यूशन होता है। या आप कह सकते हो कि जो ns और np के राइट हैंड साइड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होते हैं वो ज़ीरो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। बट जब हम बात करते हैं ns और np के इलेक्ट्रॉन्स की, वो अपने लास्टली फील्ड इलेक्ट्रॉन पे 0.35 के नंबर से कंट्रीब्यूशन करते हैं। यानी आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करवाओगे आप 0.35 से। लेकिन जब हम बात करते हैं 1s के इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो कंट्रीब्यूशन करते हैं 0.30 से। उसके बाद वैलेंस के बाद जो पहला नंबर आता है n-1 करके, उनकी कंट्रीब्यूशन होती है 0.85, और जो n-2 शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन होती है 1.0 से। ठीक है, यानी आपका वैलेंस शेल अगर n है तो आपका वैलेंस शेल के नीचे n-1 हो सकता है, n-2 करके शेल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो n-2 से नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब के इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन 1 ही होता है। ठीक है, बट अगर आपके पास लास्टली फील्ड शेल ND या NF है, उस टाइम पे ND और NF से पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उन सब का कंट्रीब्यूशन 1.0 होता है। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस टाइम पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से। तो चलिए हम बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो पहली एग्जांपल आपके सामने है सोडियम की, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप सब जानते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम ग्रुपिंग करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्रुपिंग करवाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। उसके बाद हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ईच शेल के इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है। -1 की कंट्रीब्यूशन होती है 0.85। अगर आपका n जो शेल है उसमें और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनकी कंट्रीब्यूशन होती है दिस टाइम 0.35 से। तो आप क्या करोगे, इन सब की कंट्रीब्यूशन को सम करोगे और आपके पास जो आंसर होगा वो आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेंगे। तो ये एग्जांपल है हमारे सामने सेकंड एग्जांपल। ठीक है, ये जो सेकंड एग्जांपल है ये हम लेंगे जिंक की, जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है और जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम ऑलरेडी सेट्स में बनाएंगे। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2। ठीक है, ऐसे करके आपको क्या करना है, सेट्स बनाने हैं। अब क्या करोगे आप लोग, आपको पता है आपके पास वैलेंस शेल कौन सा है दिस टाइम 4s2। ठीक है, 4s2 में क्या होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा। जो लास्टली फील्ड इलेक्ट्रॉन आता है यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन 4s का, वो फील करेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, वो क्या करेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट फील करेगा। दैट मीन्स जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा 4s का, उसकी भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगी यहाँ पे फिलिंग ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन को लेके। तो हम क्या करेंगे, आपके जो लोअर शेल n-2 जितनी भी लोअर आएंगी शेल्स, उन सब के इलेक्ट्रॉन्स कितने बन रहे हैं, यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन है 1। उसके बाद आपके पास थर्ड में है 18 इलेक्ट्रॉन्स, उनकी कंट्रीब्यूशन है 0.85 से, और बाकी जो एक है उसकी है 0.35 से। तो उससे भी आपने क्या किया, कैलकुलेट कर दिया आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नियॉन की। तो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 2p6 क्या है आपकी वैलेंस सब शेल है, यानी वैलेंस शेल आपकी